नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक जिसमें अपन ने जैविक कारकों को, मनुष्य आदि को पढ़ लिया और बाकी सबको पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे जलवायु कारक को। जलवायु कारक जो रहता है उसमें भी हमने विषुवतरेखीय जो क्षेत्र होता है उसको हमने पढ़ लिया। विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या क्या होता है उसको हमने पढ़ लिया और हम उप उष्ण क्षेत्र को पढ़ रहे थे। उप उष्ण क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? उप उष्ण क्षेत्र में इसमें सर्दी भी ज्यादा होती है और ठंड भी ज्यादा होती है। मतलब दिन के वक्त यहाँ धूप भी ज्यादा होती है और यहाँ सर्दी भी ज्यादा होती है रात में। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? उसकी वजह से क्या होगा? गर्मी में एक्सपेंड करेंगी, चट्टानें एक्सपेंड करेंगी, भार बित्थर एक्सपेंड करेंगी और रात में जैसे ही होगा तो वो क्या हो जाएगा? रात में क्या हो जाएगा? ठंड होगी तो वो चट्टान उनमें होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इसकी वजह से इन क्षेत्रों में अपक्षय ज्यादा होता है। इसी पार्ट का एक और पार्ट होता है जिसको हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, ये चट्टान है तो इसका बाहर का पार्ट कटता चला जाता है जिसको हम ओनियन अपक्षय भी कहते हैं। प्याज की तरह वो अंदर से छोटी होती चली जाती है चट्टान। इस तरह से अपक्षय होता रहता है दोस्तों। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं। अब ये दो देख लिया, अब हम हिमानी वाला क्षेत्र देखते हैं। उप हिमानी क्षेत्र में क्या होता है? उप हिमानी क्षेत्र की विशेषता क्या होती है कि उप हिमानी क्षेत्र में क्या होता है? इसमें हमेशा बर्फ भी नहीं रहती और हमेशा बिना बर्फ के भी नहीं रहता। मतलब रात के वक्त यहाँ बर्फ हो जाती है और दिन के वक्त क्या होगा कि दिन के वक्त गर्मी की वजह से ये भाग की बर्फ पिघल जाएगी और ये पिघल के पानी बन जाएगा। पानी बनने की वजह से वो पानी दरारों के अंदर चला जाएगा। तो पानी की एक प्रकृति होती है कि वो जमने के बाद में, बर्फ बनने के बाद उसका आयतन जो होता है वो बढ़ता है। ये क्षेत्र था, इसमें पानी तो चला गया, लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों? उसका आयतन बढ़ रहा है बर्फ बनने की वजह से। तो इसमें तनाव होगा, दरार में जब तनाव होगा तो ये ऊपर नीचे साइड जहां भी उसको जगह मिलेगी वहां सेट होने की कोशिश करेगा। इस वजह से उसमें क्या हो जाएगा? चटकन हो जाएगी, उसमें अपक्षय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और हम अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, इसके बाद हम देख रहे हैं हिमानी वाला इलाका जहां हमेशा बर्फ रहती है दोस्तों। हमेशा क्या रहती है? वहां पे बर्फ रहती है, हमेशा बर्फ रहती है। यहाँ जहां बर्फ रहती है वहां बर्फ रहने की वजह से क्या होगा कि जैसे साइबेरिया में क्या होगा? साइबेरिया में दोस्तों क्या होगा? साइबेरिया में कभी भी वहां बर्फ हटती नहीं है। उसकी वजह से उस धरातल की जो अपक्षय की क्रियाएं हैं वो ना के बराबर होती है, बहुत नगण्य रहती है, क्योंकि न तो उसमें पानी अंदर जाता है, वो गतिविधि होती है, और न ही उसमें ऊपर से कोई जानवर वगैरह ऐसी गतिविधि होती है जिसकी वजह से वहां कुछ अपक्षय की गतिविधि हो। इस तरह से जलवायु का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा रहता है। जलवायु का प्रभाव अपक्षय पर बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। जलवायु का प्रभाव अपक्षय पर बहुत ज्यादा रहता है। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अपक्षय का सामूहिक स्थानांतरण। सामूहिक स्थानांतरण क्या होता है? सामूहिक स्थानांतरण अपरदन और अपक्षय दोनों के बीच की स्थिति होती है। अपर्दन और अपक्षय दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये ना तो अपर्दन हो पाता है, इसमें ना तो अपर्दन हो पाता है पूरा, और ना ही अपक्षय पूरा हो पाता है। तो ये वाली चट्टान यहाँ से खिसक के यहाँ चली जाएगी, यहाँ से चल के यहाँ चली जाएगी। मतलब
मतलब इसमें अपक्ष भी होता है, इसमें अपर्दन भी होता है, इसमें अपक्ष भी होता है, अपर्दन भी होता है। दोनों के बीच की स्थिति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सामूहिक स्थानांतरण। सामूहिक स्थानांतरण, उसको हम दोस्तों सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। दोनों के बीच की स्थिति को हम दोस्तों सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। तो ये देख लो आप। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका प्रभाव में स्थल का ढाल। स्थल का ढाल, स्थल का जो ढाल होता है ये धरातल ऐसा है, इस पर ज्यादा होगा कम होगा? इस पे थोड़ा ज्यादा होगा। धरातल ऐसा है, इस पे अक्षर कैसा होगा? कुछ गतिविधि कम होगी। और अगर धरातल ऐसा है, लटक रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ कटाव होगा, अपक्ष होगा, यहाँ टूट फूट ज्यादा होगी। तो ये सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी अपक्ष होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी अपक्ष होता है। ये वाली चट्टानें खिंच के आएंगी, यहाँ इन पे दबाव रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इस पे, तो ये नीचे आएगी। नीचे आएगी तो क्या होगा? इसमें कटाव, अपक्ष ज्यादा होगा। दूसरा, इसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट वाला कि वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव, जिन इलाकों में वनस्पति घास के मैदान है, घास के मैदान है, घास छोटी छोटी उग रही है, ये घास के मैदान में कैसे अपक्ष होगा? होगा अपक्ष, बहुत कम मात्रा में होगा। और जबकि चट्टान बिल्कुल बंजर इलाका है जिसमें कुछ नहीं है, बंजर इलाका है जिसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल मरुस्थली बंजरी है, उसमें गर्म ठंडा होता रहेगा, कटाव होता रहेगा, हवा का दबाव लगता रहेगा, और इस सर्दी में पानी अंदर अंदर जाएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और वनस्पति जहाँ बड़ी वनस्पति होती है विश्व तरह के क्षेत्रों में, तो उस पर भी वो प्रभाव रहता है कि जड़ें ज्यादा अंदर जाएंगी। इस तरह की गतिविधियां दोस्तों होती रहती है। इसलिए वनस्पति का प्रभाव अपक्ष पर भी होता है। इसको अपक्ष को नियंत्रित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण होता है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। नया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भू अभिनति। नया टॉपिक है भू अभिनति। भू अभिनति किसे कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। ये भू अभिनति जो है, क्या होता है भू अभिनति? भू अभिनति क्या होता है? भू अभिनति क्या होता है इसको हम देखते हैं। भू अभिनति को हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये है, ये दृढ़ भूखंड है। क्या है ये? दृढ़ भूखंड। दृढ़ भूखंड, ये दृढ़ भूखंड है, दृढ़ भूखंड। और यहाँ पानी है, दृढ़ भूखंडों के बीच में पानी है। ये वाला जो पार्ट होता है, 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 ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? भू अभिनति। अभिनति मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। जो पार्ट नीचे रह जाता है वो क्या कहलाएगा? भू अभिनति कहलाएगा दोस्तों। जो पार्ट नीचे रह जाता है वो पार्ट भू अभिनति कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम और अच्छे से समझे। ये एक पार्ट ऐसा बन गया कि इसमें क्या हो गया, ये नीचे जा रहा है दोस्तों, नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर है दोनों तरफ से। तो ये वाला बीच का पार्ट जो इसमें रह गया है, बीच का जो पार्ट रह गया है, इसमें ये क्या होता है? भू अभिनति होता है। ये होता है भू अभिनति। इसकी ये विशेषता होती है कि ये लंबा होता है, ऐसा लंबा होता है, और इसमें इनका चट्टानों का टूट फूट होकर इसमें आता रहता है मलबा, और ये अंदर धंसता रहता है, अंदर धंसता रहता है,
और ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ये बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ये जाता रहता है इसमें, और ये परिवर्तनशील है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। प्राचीन और नूतन जो वलित पर्वत होते हैं वो सब प्राचीन, बहुत पहले के हमारे जो प्राचीन व नूतन, नूतन में जैसे हिमालय हो गया, प्राचीन में जैसे अरावली हो गया, अरावली पर्वत हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अरावली पर्वत हो गया, नूतन में हिमालय हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। जो वलित पर्वत भू अभिनति से बने हैं, भू अभिनति से बने हैं, मतलब ये पहले प्राचीन उसके उसमें ये क्या थे, सागर का पार्ट थे, सागर के पार्ट में थोड़ा सा नीचे रह गया, उथला भाग है, ये उथला भाग है, क्या है, ये सागर है, इसमें अभिनति बन गई, अभिनति बन गई है, ये अभिनति क्या होगी, ये अभिनति यहाँ नीचे से धंसती चली जाएगी, नीचे जाती चली जाएगी, धंसती चली जाएगी, और ये साइड का भाग ऊपर उठता जाएगा, इसमें प्रेशर इधर से आ रहा है, प्रेशर इधर से आ रहा है, इसकी वजह से ये पार्ट ऊपर उठता चला जाएगा, ये पार्ट अभिनति रह जाएगी, और फिर ये घाटी बन जाएगी इसके बीच में, ये जब पार्ट पूरा ऊपर उठ जाएगा तो इसमें ये घाटी बन जाएगी। इस तरह से दोस्तों प्राचीन और नूतन जो पर्वत है, वलित पर्वत है, प्राचीन और नूतन जो वलित पर्वत है वो क्या है, भू अभिनति का भाग है। पहले प्राचीन काल में वो क्या थे, सागर थे, क्या थे, सागर थे। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, इसका अगला पार्ट देख रहे हैं इनकी भू अभिनति जो शब्द है इसका किसने दिया और सबसे पहले किसने क्या किया है, इसके बारे में हम देखते हैं। या सबसे पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं, भू अभिनति की विशेषताएं, इसकी 3-4 विशेषताएं होती हैं, 4-5, उनमें ये होता है, सबसे पहला ये है कि ये उथले सागरीय भाग होता है, उथले सागरीय भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उथले सागरीय भाग क्या होते हैं, भू अभिनति, भू अपनति, सागरीय भाग, या क्या बोलते हैं पर्वत, कुछ भी बोलते हैं। तो उथले सागरीय भाग जो उदाहरण है इसमें ऑप्शन दे सकता है वो, तो ये भू अभिनति आएगा, इसका आंसर भू अभिनति आएगा। 4-5 ऑप्शन दे देगा वो कुछ भी, और उसमें ये पूछेगा कि उथले सागरीय भाग किसका उदाहरण होता है, भू अभिनति करना है, हमें क्या करना है, भू अभिनति करना है, ना अपनति करना है, ना सन्नति करना है, ना और कोई नति करना है, हमें भू अभिनति करना है। ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, हर बार ही आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, दूसरी विशेषता इसकी क्या थी कि इसका आकार एक सा नहीं होता, जो भू अभिनति होती है वो ना तो ऐसे रहती है कि ये फिक्स ऐसे ही रह जाएगी, वो हो सकता है इस तरह से भी बन जाए, वो हो सकता है इस तरह से भी बन जाए, वो हो सकता है इस तरह से भी बन जाए। तो उसकी भू अभिनति का आकार कभी भी एक सा नहीं रहता, उसका प्रेशर, चट्टानों की आकृति जिस तरह से उसको जगह मिलती है उसी तरह से वो अपना आकार ले लेती है। फिर इनका ये है कि ये जो आकार है ना ये परिवर्तनशील रहा है प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ये भू अभिनतियां बहुत लंबी हैं, बहुत प्राचीन, कई युग देखा है इन्होंने, कई युग देखे हैं, बहुत लंबे समय से ये भू अभिनतियां हैं, धीरे 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 उठ रहे हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत है वो धीरे धीरे कब ये अफ्रीका के यहाँ से उठ के कब हमारा इंडिया यहाँ आया, और ये हिमालय पर्वत चल रहा है, आज भी उठ रहा है, कई युगों से चल रहा है ये काम, आज भी उठ रहा है, चल रहा है, आज भी उठ रहा है।
है। इस तरह की घटना होती रहती है, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक चलता रहता है। और ये हमेशा गतिशील परिवर्तनशील रहता है, गतिशील परिवर्तनशील रहता है। ये नहीं कि अभिनति एक बार ऐसे होकर रह गई तो ये ऐसे कैसे रहेगी, इसमें कटाव होगा, ये ऊपर उठती रहती है, इस पे प्रेशर पड़ता रहता है, ये ऊपर उठती रहती है, ये और ऊपर हो जाएगी, कटाव भी होता रहेगा, फिर भी ऊपर हो जाएगी, फिर भी ऊपर हो जाएगी, कटाव भी होता रहेगा, फिर भी ऊपर हो जाएगी। हिमालय कटाव सब तक छोटा हो गया होता, लेकिन ये ऊपर हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। इस तरह से दोस्तों फिर अग्रदेश होता है। अग्रदेश किसे कहते हैं? अग्रदेश क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्रदेश कथन दे दिया। अग्रदेश भू अभिनीति का बाहरी किनारा होता है। अग्रदेश सागर तल से सटा हुआ भाग होता है। अग्रदेश पर्वत के ढलान का निचला भाग होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। कथन दे दिया, 3 कथन दे दिया, कथन में से एक कथन, कौन सा कथन सही है नहीं है ये पूछ सकता है। तो अग्रदेश क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखो। ये अभिनति है, ऐसा ये अभिनति है। इस पार्ट पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पानी भर जाएगा और समुद्र बन जाएगा दोस्तों, ये समुद्र बन गया। तो ये वाला पार्ट जो है, ये समुद्री किनारे के पास में जो रहता है उसको हम अग्रदेश कहते हैं। भू अभिनति के किनारे पे जो रहता है, भू अभिनति के किनारे पे जो रहता है उसको हम अग्रदेश कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन आपका रहता है बार बार। भू अभिनतियों के उदाहरण देखें तो सबसे पहले एशिया में टैथिस, एशिया में टैथिस सागर, टैथिस सागर, एशिया में टैथिस सागर। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कैलेडोनियन पर्वत, कैलेडोनियन भू अभिनति। और ये जो अभिनतियां होती हैं ये क्या है, हमेशा गहरी होती जा रही है। इनमें क्या होता है, अभिनति होती है, उसमें अपवर्तन शक्तियों के कारण इसमें जमा होता रहता है, चट्टानों तलछट का जमा होता रहता है, उस तलछट का वजन की वजह से वो नीचे धंसता रहता है, नीचे धंसता रहता है। तो ये अभिनतियां नीचे गहरी होती रहती हैं, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे संकल्पना, भू अभिनति की संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भू अभिनति की संकल्पना, भू अभिनति की संकल्पना किसे कहते हैं यार दोस्तों? भू अभिनति की संकल्पना किसने दी? होल महोदय ने। इसको नोट कर लो, होल महोदय ने 1873 में भू अभिनति की संकल्पना दी। किसने दी? भू अभिनति की संकल्पना किसने दी? भू अभिनति की संकल्पना होल महोदय ने कब दी? 1873 में। 1873 में होल महोदय ने भू अभिनति की संकल्पना दी। भू अभिनति की संकल्पना कैसे दी कि होल महोदय क्या कर रहे थे, अमेरिका में होल महोदय अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, उसका अध्ययन कर रहे थे, अपलेशियन पर्वत का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्हें पता चला कि ये ऐसे एक लाइन में है, ये वलित पर्वत है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, ये इस तरह से है। तो कि ये क्या है, ये वाला नीचे पार्ट क्यों रह गया? इसका अध्ययन करने से उनको पता चला कि ये भू अभिनति है, जो प्राचीन काल में सागर थी, चट्टानों का पता करा कि ये पहले समुद्र में थी, ये चट्टानें जो आज पर्वत हैं ये समुद्र में थी चट्टानें, और वो आज क्या है, वो चट्टानें आज क्या है, पर्वत है। तो ये अभिनति का पार्ट अध्ययन करने से इन्होंने सबसे पहले ये दिया कि ये सागर तल का भाग था, और ये सागर तल का भाग इधर प्रेशर पड़ने की वजह से इस पे और दबाव पड़ा, तो ये और ऊपर नीचे हो गया, इस तरह से ऊपर नीचे हो गया। इस तरह से होल महोदय ने सबसे पहले इसकी संकल्पना दी। इससे रिलेटेड अब हम आगे और चीजें देखते हैं।
भू अभिनति शब्द कहाँ से आया? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कतई। भू अभिनति की संकल्पना दी थी होलमरोदे ने, और भू अभिनति शब्द दिया था डाना ने। डाना ने ये शब्द किसने बताया? डाना ने। बार बार क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। भू अभिनति शब्द किसने दिया? पढ़ गए, होल ने संकल्पना दी थी, पढ़ गए, हो गया। नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भू अभिनति शब्द तो दिया था डाना ने, और भू अभिनति संकल्पना दी थी हॉलमरोदे ने। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये जो भू अभिनति होती है ना, इनमें क्या ये निरंतर जाती रहती है अंदर? ये भू अभिनति है जो क्या नीचे का पार्ट जो रह जाता है, वलित पर्वत का नीचे का पार्ट जो रह जाता है, वलित पर्वत का नीचे का पार्ट जो रहता है ये चला जाता है ऐसे, और ये धंसती रहती है, मतलब ये उठाव होता रहता है, ये धंसती रहती है, तो ये पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती रहती है, घाटियों की साइज बढ़ती रहती है। डाना ने जो परिप्रशांत और रॉकीज, यूराल और टैथिस, इन तीनों को भू अभिनति बताया था, भू अभिनति बताया था। और हॉल महोदय ने भू अभिनति और वलित पर्वत में संबंध बताया था कि जहाँ भू अभिनति है वहाँ वलित पर्वत है, और जो वलित पर्वत है वो सागर से संबंधित हैं। इसलिए 3 संबंध बताए हॉल महोदय ने। सबसे पहला संबंध बताया, जहाँ भू अभिनति है वहां पर क्या है? वलित पर्वत है, और जहाँ वलित पर्वत है वहां क्या है? प्राचीन काल में सागर था वहाँ। इसको बहुत अच्छे से याद रखना आप। और जो भू अभिनति होती है उनकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, वो लंबी ज्यादा होती है, ऐसे एक चढ़ा रहता है, पर्वत का भाग चढ़ा रहता है और बीच का भाग नीचे रहता है। जैसे हम अरावली में भी देख सकते हैं, अरावली में अपने बीच का पार्ट नीचे है, वो भू अभिनति है, और इसके भर गया है, और ऊपर का पार्ट ऊपर है जो हमें दिखता है, और ये एक लंबी श्रृंखला समानांतर श्रृंखला में रहता है। इस तरह की ये रहता है, जरूरी नहीं है समानांतर श्रृंखला में रहे। वलित पर्वत किसी भी आकृति में, भू अभिनति किसी भी आकृति में जा सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो रहे, लेकिन वो उसका विशेषता ये रहती है कि वो चौड़ाई कम रहती है और लंबाई ज्यादा रहती है। अच्छा दोस्तों, हम भू अभिनति से संबंधित अगली संकल्पनाएं बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।